दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए तर्जुमा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दया पवार की कहानी सलीब, मराठी से उर्दू तर्जुमा फेसीन एजाज। कारखाने का भोंपू बजा और गेट के पास मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक 11 बजे दोपहर की छुट्टी हुई। ये मजदूरों के दोपहर के खाने का वक्त होता था। उसी वक्त हमारा काम पर आने का वक्त भी होता था। हमें गेट के अंदर दाखिल होने में रोज ही भीड़ से टकराना पड़ता। भीड़ से बचते हुए गेट की एक तरफ भीड़ छटने के इंतजार में मैं खड़ा रहा। हमेशा की तरह आज भी गेट के दोनों तरफ दो केले बेचने वाली औरतें बैठी हुई थीं। उनसे नजरबाजी करते हुए केलों का मजा चखना कुछ शोहदों का रोज का काम था, लेकिन आज उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान से देखा तो एक नया ही केले वाला दिखाई दिया। केले खरीदने वालों की भीड़ रोज से कुछ ज्यादा ही नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे धक्का लगा और मैं अपने को गुनहगार समझने लगा। केले बेचने वाला सदा कांवले था, कंधे पर फटी शर्ट पहने हुए, जेब सिक्कों से फूली हुई। पिछले साल हुई हड़ताल में उसकी नौकरी छूट गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत को देखकर कुछ देर के लिए मैं चकरा गया। गर्म खून वाले इस फाल कारिंदे में कभी नेता होने का गुरूर नहीं देखा था। हमेशा मजदूरों की फिक्र में डूबा रहकर उनके लिए जान भी कुर्बान करने में न हिचकिचाने वाले इस नेता की आज ये हालत। पानी से निकली मछली की तरह उसकी तड़प मैं ज्यादा देर बर्दाश्त न कर पाया। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था यादों का। तभी सदा की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी नजर ने मुझे बांध लिया। कहिए मास्टर जी, दूर क्यों खड़े हो? कम से कम केले खाकर तो देखो। कहते हुए उसने मेरी तरफ केला बढ़ाया। मैं शर्मसार, मैंने 10 पैसे का सिक्का उसकी तरफ बढ़ा दिया। केला लेते वक्त मैं सैकड़ों बिच्छुओं के डंक जैसी तकलीफ महसूस कर रहा था, क्योंकि सदा की उस हालत के लिए मैं भी कुछ हद तक तो जिम्मेदार था ही। रोज की तरह मैं अपनी मेज पर बैठे हुए फाइल में आंकड़ों की गिनती कर रहा था। काम में जरा भी ध्यान नहीं था, सर चकरा रहा था। सच तो यह था कि सदा के लिए हम सभी एक साथ हड़ताल में शामिल हुए थे। मुझे सदा के साथ हुई पहली मुलाकात याद आने लगी। हेडक्वार्टर से मेरा तबादला कारखाने में हुआ था। तबादले का ऑर्डर हाथ में आने में सभी क्लर्क साथियों ने अफसोस जाहिर किया। सभी मान रहे थे कारखाने में तबादला काले पानी की सजा से कम नहीं है। कारखाने में आसपास साथी लड़कियों की टोली नहीं होगी, न वो मजेदार बातें होंगी। हर वक्त मजदूरों से वास्ता पड़ेगा। वक्त पर तनख्वाह का बंटवारा नहीं किया तो माँ बहन की गालियां खानी पड़ेंगी। कारखाने के बारे में यह भी सुना था कि कारखाने में दारू की भट्टी भी लगाई जाती है और मजदूर हमेशा पीकर पड़े मिलते हैं। मैं कुछ हलचल महसूस करने लगा था। कम से कम रोजमर्रा के एक ही तरह के माहौल से निजात तो मिलेगी। लंच में वही बकवास सुननी ना पड़ेगी, भाई हमने फ्रिज खरीद लिया। और आगे कोई कहेगी, देखो ना कल मेरे ये स्कूटर बुक करने वाले हैं। मेरे अंदर सफेद पोश बनने का एहसास मोम की तरह पिघलने लगा था। काम पर लगे यही 7-8 दिन बीते थे। मेरी कुर्सी से खिड़की के बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। गेट के पास कम से कम 4-5 मजदूर जत्थों की शक्ल में खड़े थे। एक मजदूर कुर्सी पर खड़े होकर हाथ उठा उठाकर भाषण दे रहा था। एक ने मेगाफोन उसके मुंह के आगे पकड़ रखा था। भाषण की आवाज खिड़की के रास्ते हम तक पहुंच रही थी। तभी हेड क्लर्क ने चपरासी से खिड़कियां बंद करने को कहा। तब तक मैं कुर्सी से उठ चुका था। भीड़ के एक तरफ खड़े होकर भाषण सुनने लगा। नेता का भाषण दिलों को छू रहा था। वो कोई उसूल परस्त बातें नहीं कर रहा था, बल्कि मजदूरों के आम मसलों पर रोशनी डाल रहा था। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही महंगाई और थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले मजदूर को कैसे महीने के आखिर में तंगी से लड़ना पड़ता है। मजदूरों की मेहनत पर मौज करता कारखाने का मालिक, मैनेजमेंट के इशारों पर चलने वाले कुछ मजदूर चमचे, जिसकी वजह से मजदूर तहरीक में दरार पड़ रही थी। नजरिए की पेशकश लाजवाब थी। वो कोई पेशावर नहीं था। उसने कारखाने के तेल लगे दागदार कपड़े पहने हुए थे। उजला चेहरा, बिखरे हुए बाल, तेज तर्रार आंखें और खनकती आवाज। उसकी तरफ सभी मुतवज्जा थे। सभी की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। साथ में खड़े मजदूर से उसका नाम पूछा तो वो डर कर मशकूक नजरों से मुझे घूरने लगा। गलती उसकी नहीं थी। मेरे कपड़े मजदूरों जैसे नहीं थे। थोड़ा सा मुजमइल होकर उसने मुझे बताया, ये सदा कावले हैं, हमारी यूनियन के नेता।
पिछली बार की हड़ताल में नौकरी खोई है, लेकिन है बड़ा बहादुर। कभी बेबसी और बेचारगी को कबूल नहीं किया। कारखाने का भोंपू बजा और मजदूर बिखरने लगे। मन में जबरदस्त ख्वाहिश हुई उससे मुलाकात करने की। मैंने आगे बढ़कर उसको मुबारकबाद दी। वो हंसा। ऑफिस के बाबू का बधाई देना उसके लिए नई बात थी। हैरत से मुझे देख रहा था। मैं उससे हुए तारुफ के बारे में सोच रहा था। उसे ऑफिस में आते देखा। शायद सारे केले बिक गए थे। वो मेरी तरफ आ रहा था। सारे बाबू लोग मेरी तरफ शक की नजर से देख रहे थे। सदा से दोस्ती रखना ठीक नहीं, साहब नजर रखे हुए हैं। धीरे धीरे हो रही बातें मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। पास रखी कुर्सी पर हमदर्दी से उसे बैठने को कहा। सदा पर यह घड़ी नहीं आनी चाहिए थी। तो क्या करता? बाल बच्चों को भूखों मरने देता? चंदा तो इकट्ठा होता ना। पहले 2-1 महीने अच्छा धंधा हो जाता था, धीरे धीरे कम होता गया। मजदूर डरे हुए हैं कि कहीं साहब से कोई चुगली कर देगा, इसलिए अब चंदा भी नहीं देते। 10-10 पैसे भी इकट्ठा किए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। सब समझाकर देखा। गेट के पास चंदे का डब्बा तक लेकर बैठा, तब सारे ही नजर चुरा कर निकलते। वो उदासी भरी आवाज में बोल रहा था। दुख उसके चेहरे पर फैल गया। केले तो बिकते हैं ना? हाँ हाँ, हाथों हाथ बिकते हैं, लेकिन सोचता हूं ये धंधा छोड़ दूं। ना, धंधा बंद मत करना। जिनकी वजह से आज फुटपाथ पर आ गए हो, तुम्हें देखकर उनके सीने पर सांप लौटते होंगे। उन्हें उनके किए की शर्म महसूस होने दो। मास्टर जी, पिछले 10 सालों से जानता हूं इन्हें। ये सारे डरपोक हैं, जिन्हें अपने दुख का एहसास तक नहीं है। तुम देखते हो ना इन्हें कारखाने के बाहर मंदिर में सुबह शाम माथा टेकते हुए। ये समझते हैं वही सब कुछ तय करता है। और देखो तो उस पुजारी को कुछ काम न करते हुए भी कैसे मोटा ताजा है। सदा ने सच्चाई कितने आसान लफ्जों में बयान की थी। उसकी बात को काटे बिना मैंने पूछा, केले बेचने क्यों छोड़ रहे हो? मास्टर जी, आप सोच रहे होंगे मुझे इसमें शर्म आती होगी। नहीं, मेहनत मजदूरी करने में कैसी शर्म। लेकिन आज सुबह से देख रहा हूं, उन केले बेचने वालियों का धंधा साफ हो गया है। उनके पेट पर लात नहीं मारना चाहता। जिंदगी के बारे में बड़ी गहरी सोच है सदा की, लेकिन यहां का निजाम जैसे उसे खत्म करने पर तुला हुआ है। उसे आज भी फिक्र लगी है कि औरों का क्या होगा। वो क्या करेगा अब, ये मैं सोचने लगा। उसके बारे में कई सवाल मेरे मन को घेरने लगे। मुझसे विदा लेकर सदा कब चला गया पता ही नहीं चला। उसमें और मुझ में कितना फर्क है। मैं हर घड़ी समझौता करने में लगा हुआ हूं। वो दूसरे किनारे खड़ा है। सोचता हूं शायद उसके इसी अनोखेपन की वजह से मैं सदा को चाहता हूं। उसके लिए हुए ठोस फैसले से मैं उदास हूं। लातादाद सवालों के बावजूद वो पुख्ता इरादे का मालिक है, और दूध की एक बोतल भी कम मिलने पर तिलमिलाने वाला मैं। उधर सदा बिना दूध की काली चाय पीता होगा। उसके बच्चे गमछे में, फटी पुरानी साड़ी में लिपटी उसकी बीवी, झोपड़ी का उसका घर, सब आंखों के आगे घूम जाते हैं। इसके बावजूद वो कैसे इतना मजबूत है? कौन सा मशरूब पिया है उसने? वो जब नौकरी पर था उस वक्त का एक वाकया याद आता है। कैंटीन का चुनाव होने वाला था। कैंटीन कमेटी के मेंबर लोग उसे पैसे कमाने का आसान जरिया मानते थे। उसने उस बार कैंटीन का चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया था। वो चाहता था कि कैंटीन में फैली ज्यादती को खत्म करके मजदूरों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया करने के लिए मैनेजमेंट से ज्यादा फंड हासिल करे। वो जानता था कि कैंटीन कमेटी के मेंबर साहब लोगों की तायीद की खातिर कैंटीन का माल उनके घर पहुंचाते हैं। वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दिन मेरे ऑफिस आया और मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठा खराबियों और नाकिस इंतजाम पर तनकीद करने लगा। इतने में कैंटीन का लड़का टेबल पर चाय रखकर चला गया। मैंने चाय सदा को दे दी। चाय पीते ही सदा का चेहरा गुस्से में बदल गया। ऊंची आवाज में वो कह रहा था, मास्टर जी, देखो, इस फर्क को देखो। वो किस बारे में कह रहा है मैं समझ नहीं पाया। तुम किस बारे में कह रहे हो? तुम बाबू लोगों के लिए अच्छी जायकेदार चाय, और हम मजदूरों के लिए फीके पानी की बेजायका चाय। हम क्या पैसे नहीं कौड़ियां देते हैं? सदा गुस्से से कांप रहा था। उसका यह रवैया देखकर सभी हमारी तरफ देखने लगे। अरे धीरे बोल, यह ऑफिस है। तो क्या हुआ, मैं क्यों किसी से डरूं? मास्टर जी, जानबूझकर यह फर्क हमारे और उनके बीच फूट डालने के लिए किया जा रहा है। आप लोगों को ओवर टाइम मिलता है, बाबू लोग खुश। हम मजदूर गन्ने की तरह निचोड़ लिए जाते हैं,
थोड़ी सी तनख्वाह के बदले। इस वाकये के बाद सदा मजदूर तबके में मशहूर होता गया। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले थे उसे। जीतने के बाद उसकी आवाज नाउम्मीदी से भर गई थी। मजदूरों के नुमाइंदों की तादाद में कमी होने के सबब वो कमेटी में कुछ नहीं कर पा रहे थे। मालिक के नामजद किए हुए मेंबर तादाद में ज्यादा थे, चुने हुए कम। चूहेदानी में फंसी चूहे जैसी हालत थी सदा की। थोड़े ही दिनों में उसने इस्तीफा दे दिया। हड़ताल के वक्त उसकी शख्सियत मजबूत से मजबूत तर होती गई। हड़ताल बोनस को लेकर शुरू हुई थी। कारखाना ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा था। जिस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर हर तरह का बोझ ढोता है, सदा मजदूरों की जिम्मेदारी अपनी पीठ पर लेकर मैदान जिद्दोजहद में कूद पड़ा। हम सभी उस हड़ताल में शामिल हुए थे। उससे पहले हम बाबू लोग हड़ताल में शरीक नहीं होते थे। सदा के साथ ऐलान करते वक्त हमारा दिल धड़कता रहता। नौकरी से हटा दिया तो बाल बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर दिल बैठ जाता। हड़ताल पूरे 2 महीने के बाद खत्म हुई। कारखाने में ताला लगाने की ही नौबत आ गई थी, लेकिन जी जान से लड़कर सदा हड़ताल को अपने कंट्रोल में रखे हुए था। हड़ताल को तोड़ने की पहल हम बाबू लोगों से ही हुई थी। बाद में पता चला कि हेडक्वार्टर के बड़े साहब सिंधी थे। उन्होंने अपने जात भाइयों के साथ मिलकर मीटिंग की थी। दूसरे दिन सभी सिंधी बाबू काम पर हाजिर हुए। धीरे धीरे सभी काम पर लौटने लगे। मेरा भी धीरज टूटा और मैं काम पर लौट आया। लेकिन सदा का कैसे सामना करूंगा? उससे मिलने से डरने लगा। बाबुओं की धोखेबाजी का असर मजदूरों पर भी पड़ा। सदा नीची जात का है, वो कैसे मजदूरों का नेता बन बैठा है? यह किस्सा जोरों पर था। सदा मजदूरों को भड़काता है, इसलिए उसे नौकरी से हटा दिया गया। मैनेजमेंट ने काइयापन दिखाते हुए कारखाने में चोरी छुपे दारू की भट्टी चलाने वालों की फहरिस्त में सदा का नाम शामिल कर दिया। मक्तल पर सलीब लेकर जाने वाले ईसा मसीह के साथ कुछ गुनाहगार भी थे। सदा के साथ यही सब हुआ था। 1-2 महीने तक सदा कहीं दिखाई नहीं दिया। एक शाम मैं काम से लौट रहा था। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर सदा खड़ा था। आंखें धसी हुई, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, बहुत लंबी बीमारी से उठे मरीज जैसा पीला पड़ा हुआ। रास्ता पार करके मैं उसके पास पहुंचा। मैंने देखा एक 7-8 साल का लड़का उसका हाथ पकड़े हुए था। वो जरूर सदा का बेटा ही था। सदा की आंखों में देखने वाली जलाली चमक हू बहू बेटे की आंखों में भी थी। मास्टर जी, मैं आपसे मिलने आ रहा था, वो फीकी हंसी हंसकर बोला। चल नजदीक के होटल में बैठते हैं। हम होटल के कोने वाले टेबल पर बैठे। सदा, तुम अपील क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे साथ जिन्हें काम से हटाया था उन्हें फिर से ले लिया है काम पर। नहीं मास्टर जी, मैं अपील नहीं करूंगा। अपील का मतलब है भीख मांगना। इससे बेहतर है कि भूखा मरूं। उसकी आवाज फैसला कुन थी और आंखों से जैसे चिंगारियां फूट रही थी। अरे सुनो जरा, इस तरह भेजा गर्म करने से तो नहीं चलेगा। घर में बीवी बच्चे भी तो हैं। निभ रहा है मास्टर जी ऐसे ही। बीवी बस्ती के फुटपाथ पर सब्जी बेचने लगी है। बच्चों के बारे में क्या सोचा? यह साल सभी को भारी रहा। किताबों के लिए पैसे नहीं। एक काम करोगे मास्टर जी? वो बड़ी उदासी से बोल रहा था। मैनेजमेंट के साथ लड़ने वाला सदा अब बदला हुआ लग रहा था। बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है। आप सिफारिश लगाकर उसे किसी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दोगे? क्यों नहीं, अगली बार आओगे तब तक स्कूल का फॉर्म लेकर रख लूंगा मैं। सदा के कुछ काम आ सकूं, ये सोचकर मैं मन में खुश हो गया। 2-3 हफ्ते तक सदा से मुलाकात नहीं हो पाई। स्कूल का फॉर्म लाकर रखा रहा। दाखिले की तारीख भी खत्म होने वाली थी। दूसरी बार सदा मिला। बहुत बुझा सा लग रहा था। पास आने पर ही पहचान पाया। अरे सदा, कितना इंतजार किया, फॉर्म लेकर रखा है। मास्टर जी, अब क्या फायदा? बेटी गली के ही एक मवाली के साथ भाग गई। सदा नाउम्मीद होकर बोल रहा था। सुनकर मैं सकते में आ गया। लगा अपनी ही बेटी किसी के साथ भाग गई हो। मेरे दिल में सदा के लिए दर्द ही दर्द भर गया। पिछले 15 दिनों से ढूंढ रहा हूं। सारी झोपड़पट्टियां खंगाल डाली। बेटी भी क्या करे, घर में खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में उसके शौक कैसे पूरे हों? सदा, अब कम से कम बाकी बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो। अपील करो, साहब जरूर काम पर ले लेंगे। मास्टर जी, ये छोड़कर कुछ भी करने को कहो, लेकिन अपना जमीर बेचने को मत कहो। इजाजत लेकर सदा चला गया। मैं अपनी ही नजर में गिर गया था। बहुत दिनों तक सदा की कोई खबर नहीं मिली।
अब तो कारखाने के मजदूर भी उसे भूल चुके थे। एक दिन कोई कह रहा था, सदा पागल हो गया है, उसने दिमागी तवाजुन खो दिया, पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। एक दिन मैं काम में डूबा हुआ था और इन बातों पर मैं विश्वास भी नहीं करता था। अचानक गेट पर हंगामा होने की खबर मिली। मैं काम छोड़कर बाहर निकला तो क्या देखता हूं कि मालिक की बड़ी सी सफेद गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हो रही है और गेट के पहरेदार सदा को कसकर पकड़े हुए हैं। सदा छूटने की भरपूर कोशिश करने के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे इस्तीफा देना है, मुझे अपनी मजदूरी के पैसे चाहिए, प्रोविडेंट फंड। वो हाथ में एक कागज पकड़े हुए था। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। सदा, शांत हो जा, चुप हो जा, सब कुछ मिलेगा। मास्टर, हाथ न लगाओ मुझे, तुम भी इन जैसे ही निकले। ये सभी तो बिक चुके हैं, मुझे अपने पसीने की कमाई चाहिए। क्या ये पैसे मेरे मरने के बाद मिलेंगे? क्यों मुझे तुम फुसला रहे हो? तुम भी मालिक के साथ मिल चुके हो। क्या मैं कुछ सोच नहीं सकता? तुम सब चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं। वो बड़बड़ाता हुआ गली में दौड़ने लगा। मैं मायूस होकर उस सम्त में देख रहा था जिस तरफ वो दौड़ता चला जा रहा था।